आज 37वां दिन है इजरायली सेना की गाजा में घेराबंदी जो है वो लगातार कसती जा रही है। इजरायली पीएम इशारा दे रहे हैं कि बंकरों में छिपे हमास के आतंकियों को बिल से निकालकर ठिकाने लगने का फाइनल एक्शन जो है वो अब जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन हमास का सबसे बड़ा हमदर्द ईरान युद्ध को इतनी जल्दी अंजाम तक नहीं पहुंचने देना चाह रहा है। इजरायल को मिटाने की चाह में वो तीसरे विश्व युद्ध का बारूद बहुत शातिराना अंदाज में बिछा रहा है और इसी के जवाब में अमेरिका ने अपना बारूदी मुहाना खोल दिया है। पूरी खबर तफसील से आगे आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का इजरायल पर लगातार हमला जो है वो जारी है। लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर इजरायली कैंप पर गोलीबारी की जा रही है। मलिकिया बारक के पास इजरायली जवानों पर हमला किया गया। लेबनान और फिलिस्तीन का देखिए जो बॉर्डर है वहां पर गोलीबारी की जा रही है। मलिकिया बारक के पास जो इजरायली जवान हैं उनको यहां पर निशाने पर लिया गया। हिजबुल्लाह की ओर से इजरायल पर जो ये आतंकी हमले हैं वो लगातार जारी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही हमास की ओर से ये हमला किया गया था उसके बाद से तमाम तरह से कोशिशें यहां पर की जा रही हैं कि इजरायल को घुटनों पर लेकर आया जाए। हिजबुल्लाह भी देखिए उसमें शामिल यहां पर नजर आता है। हिजबुल्लाह पर वापस अटैक यहां पर किया गया था इजरायल की ओर से, ये कहते हुए कि कोई भी अगर दखल अंदाजी के प्रयास करेगा तो उसको यहां पर जवाब दिया जाएगा, उसको अंजाम भुगतना होगा। हिजबुल्लाह इजरायल पर किस तरह से हमले लगातार कर रहा है उससे जुड़ी हुई भी एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इजरायली विमानों पर मलिकिया बारक के पास में हमला हिजबुल्लाह की ओर से किया गया है। इजरायल के खिलाफ खड़े होते हुए बाकी जो तमाम नेता हैं उनका यह कहना है कि अब शब्दों का वक्त नहीं रह गया है, यहां पर जवाब देना होगा क्योंकि इजरायल जो गाजा पर हमले कर रहा है वो गलत है। हमास ने जो किया उसको गलत करार देने वाले लोगों की संख्या यहां पर जब हम देख पाते हैं तो वो इस लिहाज से कम नजर आती है क्योंकि वो अपने हित साधना चाह रहे हैं। और इसी बीच में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले अपने लगातार जारी रखे हैं। एक महीने से भी ज्यादा का वक्त देखिए इजरायल और हमास की जंग को यहां पर हो चुका है। एक के बाद एक हमले जो है वो तेज किए जा रहे हैं। इसी बीच में हिजबुल्लाह किस तरह से एक्टिव नजर आता है उससे जुड़ी हुई ये खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। जो बंधक हैं उनको छुड़ाना एक तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर इजरायल के लिए बनी हुई है। नेतन्याहू ने तो ये तक कह दिया था कि बंधक को छुड़ाने के लिए हम यहाँ पर किसी तरह का समझौता करने के बारे में सोच जरूर सकते हैं, लेकिन जैसे चौतरफा घिरा हुआ इजरायल नजर आता है वो चिंता का विषय उसके लिए। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम भी इस वक्त हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दिनेश, अभी मौजूदा स्थिति वाकई में किस तरह इजरायल के लिए समझ में आती है? ये सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण। बरखा, सबसे बड़ी चिंता अब दुनिया के लिए ये है कि क्या ईरान और अमेरिका आमने सामने आने वाले हैं। बिल्कुल। और सिर्फ ईरान और अमेरिका आमने सामने नहीं आएंगे। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया दो खेमों में बंटने के लिए मजबूर हो जाएगी और उसके बाद जो होगा वो वही होगा जो इसके पहले दुनिया ने देखा है 2 बार वर्ल्ड वॉर के तौर पर। क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है? क्या इस बार ये ईरान असल में सीरिया पर किया गया है हमला सीधे सीधे ईरान को सामने लाएगा? क्या अमेरिका वर्सेस ईरान होगा? और इस तरीके से क्या एक बड़ा अंदेशा दुनिया के सामने है, इसकी तरफ हम अब लेकर चलते हैं। बिल्कुल। और देखिए इजरायल का लगातार साथ दे रहा है अमेरिका, लगातार उसके साथ खड़ा हुआ है और गाजा के बाहर से जो हमले इजरायल पर किए जा रहे हैं उनसे भी वो लगातार निपट रहा है। अमेरिका फाइटर जेट्स, अमेरिका के फाइटर जेट्स लगातार सीरिया में कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार फिर अमेरिका ने सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी एक बार अमेरिका ने सीरिया पर उन जगहों पर जो उसने चिन्हित किए थे उस तौर पर कि यहां से हमले बोले जा रहे हैं और यहां से आने वाले दिनों में एक बड़ा थ्रेट परसेप्शन है, हमले बोले थे। और आज एक बार फिर से ये हमले जब वहां पर हुए हैं, क्या इस बार, क्योंकि आपको याद है इससे पहले ईरान ये बहुत खुलकर को कह चुका है कि इस तरीके की कार्रवाई उसको भी आने वाले दिनों में सामने ला सकती है, तो क्या ईरान इस बार कुछ करेगा या पहले जो बातें कही गई लेकिन वो चरितार्थ नहीं हुई, जिसको गीदड़ भक्ति कहा जाता है, ये गीदड़ भक्ति के तौर पर लिया जाएगा। जनरल संजय मेस्टर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हमको ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल मेस्टर इस वक्त की स्थितियों को एनालाइज करके आपके सामने रखेंगे, उनका एक्सपर्ट नजरिया आपको ये बताएगा कि क्या ये अंदेशे सच हो सकते हैं
सर ये कार्रवाई यहीं तक रहेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है अमेरिका जब ऐसा कर रहा है। और दिनेश, पहली बात जय हिंद और हैप्पी दिवाली। जय हिंद सर, हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल। जहाँ तक ये आपका सवाल है, देखिए मेरे को लगता है ईरान तो अपने प्रॉक्सीज के साथ खेल रहा है इस लड़ाई में, हिजबुल्ला और ये हमास और ये हुती जो H3 हैं। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, देखिए अमेरिका के बेसिस में कई जगह से सीरिया और इराक में हमले हुए हैं। इसका परिणाम देखिए, वो बोलते हैं आर्मी में इनवाइट द रिएक्शन। मेरे ख्याल ईरान ये रिएक्शन को इनवाइट कर रहा है। अमेरिका जो वहाँ पर नेवी तैनात है और जो उनके मेडिटेरियन में, उसके जरिए वो रिएक्शन वहाँ पर चाह रहा है। अमेरिका हो सकता है कि हिजबुल्ला के भी टारगेट्स पे भी स्ट्राइक करेगा और जो इनके प्रॉक्सीज हैं उन पे काफ़ी हमला करेगा। तो कहने का मतलब है दिनेश, मेरे को लग रहा है कि ये एस्केलेशन इतना नहीं होगा, क्योंकि जब उनको भी एक सॉलिड रिटेलिएशन मिलेगा, उसका फर्क ग्राउंड में वो देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो दिस इज दिनेश माय एनालिसिस। एनीथिंग एल्स प्लीज? ये अगर इनवाइटिंग द रिएक्शन जैसा है तो जाहिर है उसके लिए क्या ईरान तैयार है। व्हेन यू इनवाइट द रिएक्शन, दैट मींस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज एक्सपेक्टेड। बरखा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैंडिंग ओवर दिस बेटन टू मी। अब मैं लेकिन जनरल मिस्टर ये समझना चाहता हूं कि क्या इसके लिए इधर वाला खेमा तैयार है क्या? अगर वो प्रोवोक कर रहा है, रिएक्शन इनवाइट कर रहा है, तो क्या वो तैयार है इस सब के लिए? और देखिए, जहां तक मेरे को लगता है ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। उसकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात, अरब वर्ल्ड में भी वो यूनाइटेड नहीं है। देखिए अभी ये हाल ही में जो 11 तारीख को हुआ था अरब सम्मेलन, जिस इस्लामिक और अरब सम्मेलन को ज्वाइन कर दिया था OIC अरब लीग, उसमें निकला क्या? कुछ नहीं, सिर्फ कंडमनेशन और 3-4 सिंबॉलिक स्टेटमेंट थे। वो डिवाइडेड हैं और आज UAE और ईरान टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनके 2 आइलैंड के ऊपर। तो ईरान के किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है और कई अरब देश चाहते हैं कि हमास का एक्चुअली खात्मा हो। लेकिन अगर लड़ाई खुलेगी लेबनान से और सीरिया से, तो इसका डट के मुकाबला करेगा इजराइल। पहली बात, उसमें कैपेबिलिटी है। वो 2 फ्रंट वॉर क्या 3 फ्रंट वॉर में बिल्कुल तैयार है, शामिल वेस्ट बैंक। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, उनकी जो मेयर मिलिट्री प्रेजेंस मेडिटेरियन में और पर्शियन गल्फ में और रेड सी में, वो एक बहुत बड़ा डिटरेंट है ईरान के खिलाफ। तो ईरान तो एक्चुअली प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है। मैं एक बात ये समझना चाहता हूं सर, ये डेटरेंट्स इसीलिए होते हैं कि हाथों से चीजें निकल ना जाएं। इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र जैसी चीजें होती हैं, या आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसी सेटिंग करते हैं कि डेटरेंट्स बने रहें। क्या ये डेटरेंट्स चीजों को और ज्यादा बढ़ने से रोकेंगे, या ये डेटरेंट्स एक हद तक काम करेंगे, उसके बाद इसका कोई ठीक नहीं? हम खबर बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, जनरल सिवाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल AK सिवाज भी हमारे साथ चर्चा में होंगे, उनका स्वागत कर रहा हूं मैं। लेकिन पहले खबर देखिए, अमेरिका ने सीरिया पर क्यों हमले किए, इस पर अमेरिका का जवाब भी आ गया है। सीरिया में हमले पर अमेरिका का जवाबी कार्रवाई के लिए हमला किया है हमने जवाबी कार्रवाई की है। तो क्या बदला लिया गया है? अमेरिका ने कहा है कि हमने ये खुद होके नहीं किया, हमने इनिशिएटिव नहीं लिया है, हमने रिएक्ट किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है, लॉयड ऑस्टिन का बयान आया है, अमेरिकी कर्मियों पर हमले का जवाब दिया गया है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, और अब आपको बहुत जल्दी से ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका सीरिया में हमले कर क्यों रहा है और सीरिया कैसे इजराइल हमास जंग में शामिल होता जा रहा है। यहां देखिए जरा, सीरिया पर हमले क्यों बोले जा रहे हैं। इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका, और हमास के साथ आ रहे हैं दूसरे आतंकी संगठन। इजराइल हमास जंग के बाद ये हमले और बढ़ गए हैं दूसरे आतंकी संगठनों के तरफ से। इजराइल को अमेरिकी मदद से ये आतंकी भड़क गए हैं, और वो असल में ये बताना चाहते हैं कि इसमें अगर ये हमले किए जा रहे हैं, दूसरे देश शामिल हैं, तो हम भी साथ में आएंगे। इराक सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका रिएक्ट कर रहा है। हमले में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी भी हुए हैं, और इसीलिए लॉयड ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि हमने ये रिएक्शन में किया है। अमेरिका कह रहा है आतंकी अड्डों पर हम हमले बोलेंगे और इन जगहों से आतंकियों को समाप्त करेंगे। अमेरिका कर रहा है आतंकी अड्डों पर हमला, और आने वाले दिनों में इसी तरह के हमले क्या चीजों को और बढ़ा सकते हैं, यही दुनिया का अंदेशा, यही दुनिया का डर। जनरल सिवाच, आप चीजों को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? और मैं सबसे बड़ी चिंता दुनिया की ये है कि इस जगह पर ये जो टेंशन चल रहा है, क्या ये बढ़ सकता है और पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। देखो दिनेश, 2-4 बातें। एक तो ऐसा अभी तो नहीं लगता कि ये कोई रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये सच्चाई है कि जो अमेरिका ने
अपना मेडिटेरियन सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी रख दी है, तो कहीं ना कहीं उसको डर था कि ईरान कहीं इस लड़ाई के अंदर दाखिल ना हो, और उसको एक डेटरेंस के लिए उसने रखा हुआ है। और मुझे लगता नहीं कि ईरान की इतनी हिम्मत है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस लड़ाई में। हाँ, जहां तक इराक और सीरिया की बात है, वहां पर जो बेसिस हैं अमेरिका की, उन पे हमले होते रहेंगे और अमेरिका उसको काउंटर करता रहेगा। अब बात आती है हिजबुल्लाह की और हौती रिबल। देखो, हिजबुल्लाह और हौती रिबल दोनों के दोनों शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं, इनको पाला गया है ईरान ने। और सच्चाई है, हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो हमास से ऑलमोस्ट 70% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर हिजबुल्लाह हमला करता है इजराइल पे तो काफी लड़ाई और जोर बढ़ेगी। अभी तक क्यों नहीं किया हिजबुल्लाह ने, उसकी वजह यही है कि इजराइल ने बड़े टैक्टिकली उसको होल्ड रखा है। मगर अब ऐसा लगता है हिजबुल्लाह और भी अटैक करेगा इजराइल पे, और वो लड़ाई फिर ज्यादा लंबी हो सकती है और वो भयंकर हो सकती है। ये ज्यादा चांसेस है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है। ये भी समझना पड़ेगा कि सारे के सारे ईरान और जो टर्की उसके साथ नहीं खड़े, सऊदी यूएई लड़ाई को फैलाना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है लड़ाई चलेगी और लंबी चलेगी जब तक एक प्रकार हमास का बिल्कुल नाश नहीं कर ले इजराइल और हॉस्टेजेस को छुड़ाया जाए। मगर ये लड़ाई रीजनल होने के चांसेस अभी तो कम है, क्योंकि ईरान इस लड़ाई में एकदम जंप नहीं मारेगा, क्योंकि अमेरिका ने उसके लिए काउंटर डेटरेंस मेडिटेरियन सी में बहुत ज्यादा मैं यही जानना चाह रहा था सर, क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट्स आए हैं ये ईरान की तरफ से, कुछ आप जानते हैं उन मौकों को जब ये कहा गया है कि अब ऐसे में हम सामने आएंगे और अगर ये डेटरेंस हैं तो ये डेटरेंस का काम करते रहेंगे। एक हद ऐसी भी आएगी जब ईरान इस सब को नजरअंदाज कर सकता है। ये मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, यही मैं जनरल मिस्टन से भी जानना चाह रहा था। ईरान पूरी तरह से इजराइल के विरोध में है, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहा है। इजराइल पर जो आतंकी संगठन हमले कर रहे हैं उन्हें ईरान का समर्थन है। अमेरिका इन संगठनों पर अटैक कर रहा है जिससे ईरान का पारा चढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। लेकिन अब जिस डेटरेंस का हवाला दिया जा रहा है सर, कब तक, क्या हमेशा ये बात थर्राती रहेगी ईरान को? ये उसके लिए बड़े डेटरेंस हैं, वो इस तरीके की प्रॉब्लम को इन्वाइट नहीं करेगा? और देखिए दिनेश, जहाँ तक डेटरेंस का सवाल है, कुछ डेटरेंस ऐसे होते हैं जो उनका बहुत इफेक्ट होता है और अगले दुश्मन को पता है कि अगर ये इस्तेमाल कर दिए गए, जैसे आपको पता है न्यूक्लियर वेपन, पुतिन ने कितनी बार उसका स्टेटमेंट दिया कि हम यूक्रेन में लॉन्च करेंगे, तो ये डेटरेंट हैं और ये डेटरेंट काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा इनका इफेक्ट रहता है। तो ईरान के ऊपर भी ये बहुत बड़ा इसका इफेक्ट रहेगा, और इसीलिए रहेगा क्योंकि ईरान को पता है कि वहां पर जो पर्शियन गल्फ में है, मेडिटेरियन में, रेड सी में इनकी नेवी डिप्लॉयड है, इनके बेसेस हैं इराक और सीरिया में, और मिडिल ईस्ट कई कंट्रीज में बेसेस हैं, शामिल कुवैत वगैरह। तो इनको पता है कि हर जगह से इनके पर इफेक्टिव स्ट्राइक होगा। और आज की तारीख में ईरान के पास डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब या कैपेबिलिटी नहीं है। उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है जो उन्होंने नटांस टनल्स में रखा हुआ है। एक डर्टी बॉम्ब जरूर बना सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है, देखिए, एक दुश्मन को अगर प्रॉक्सी से काम हो रहा है, जो पाकिस्तान ने किया हिंदुस्तान के खिलाफ, हमेशा जिहादी इस्तेमाल किए हैं, कभी ये एलईटी या जो भी इनके संगठन है वो ये कर रहा है। तो ईरान तो खुश है, प्रॉक्सीज को मरवा रहा है। आज हमास में जो फिलिस्तीन मर रहे हैं, हमास मर रहा है ये गाजा में, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? हिजबुल्लाह भी अभी मरेगा। और जहां तक मैं हिजबुल्लाह का सवाल आपको बता रहा हूं, देखिए उनके पास कैपेबिलिटी, क्षमता जरूर है, लेकिन वो जनरल मिस्टन, ये जो बात आपने कही है कि प्रॉक्सीज को मारकर अगर काम चल रहा है और उससे आपकी दादागिरी भी जम रही है, धाक जम रही है, तो आप अपने हाथ क्यों जलने देंगे? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और कुछ दिनों बाद ये प्रॉक्सीज भी समझने लगेंगे या उनके पास कोई चारा नहीं है? समझने के बावजूद उनको प्रॉक्सीज प्यादा बना रहना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक अहम खबर बता रहा हूं, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, गाजा में छिपे हमास के आतंकी का वीडियो सामने लाए। आम नागरिकों की वेशभूषा में आतंकी पहचान छिपाकर गाजा में छिपे हुए हैं। आईडीएफ ने बताया भेड़ की वेश में भेड़िया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया, देखिए भेड़ के वेश में कैसे भेड़िए यहां पर हैं। आतंकियों का वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। वीडियो जारी करके दुनिया के सामने हकीकत लाने की कोशिश की जा रही है। वो जो बताया जा रहा है कि देखिए फिलिस्तीन के कैसे मासूमों को, निर्दोषों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये इजराइल बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से उन्होंने मोज़ैक किया हुआ है, बीच बीच में एम्बेड किया हुआ है आतंकियों को। और इसीलिए अगर कहीं कोलैटरल डैमेज हो रहा है तो वो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकियों को तो आखिरकार मारना पड़ेगा। लेकिन जनरल सिवाज, मैं ये देख रहा हूं कि एक नैरेटिव दुनिया में ये सेट करने की कोशिश भी की जा रही है कि देखिए कितने मासूमों को मारा जा रहा है। ये
क्या इजराइल कम ही सही लेकिन पुख्ता तौर पर दुनिया के सामने रखने में कामयाब हुआ है कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल दिनेश, ये डर पहले भी था कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो ये डिसएडवांटेज इजराइल को होगा, और जो उसको एक सिंपैथी मिली थी जो 7 अक्टूबर को जो हमास ने एक टेररिस्ट एक्शन किया था, पूरा वर्ल्ड उसको भूल जाएगा और कहीं ना कहीं सिंपैथी होगी पैलेस्टाइन की तरफ अगर पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। और जो हो रही है उसकी वजह ये नहीं है कि जो इजराइल पैलेस्टीन के सिविलियन को मार रहा है, मगर उसकी वजह हमास है, क्योंकि हमास इनको ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपनी जो बेसिस हैं वो स्कूल के नीचे, हॉस्पिटल और मॉस्क के नीचे बनाई है। हमास जो है एक सिविलियंस को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा नहीं जाने दे रहा, उनको ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। तो सच्चाई ये है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो जो है उसको कोई लेना देना नहीं पैलेस्टाइन के कॉज से। अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशन है और उसको पैलेस्टाइन के कॉज से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ी बात अश्विनी कुमार सिवाच कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पैलेस्टाइन के कॉज से हमास का कोई लेना देना नहीं, अपनी दुकानदारी चला रहा है हमास। लेकिन क्या दुनिया को यह समझ में आ रहा है हमास को बड़ी सुविधा से कुछ लोग पैलेस्टाइन का में कंफ्यूज कर रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं सच्चाई क्या है। हम खबर आपके सामने गाजा पट्टी का शिफा अस्पताल में हुई तबाही की तस्वीरें आई सामने। बमबारी में पूरी तरह से तहस नहस हुआ शिफा अस्पताल। शिफा हॉस्पिटल के पास आईडीएफ और हमास के बीच जंग जारी। अब ये देखिए शिफा हॉस्पिटल के बारे में भी, हॉस्पिटल्स को लेकर, शेल्टर हाउसेस को लेकर जो प्रोपोगेट करने, दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जा रही है कि ये देखिए इन जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां मासूम हैं। अब अगर मासूमों के बीच में उनके कंधे पर रखकर आप बंदूकें चला रहे हैं तो इजराइल क्या करे? क्या अपने लोगों को, अपने नागरिकों को मरते रहने दे? सर, इसी नैरेटिव के बारे में मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि दुनिया किस तरीके के नैरेटिव को सब्सक्राइब कर रही है। मैं जानना चाहता हूं क्या इजराइल अपने पक्ष को पुख्ता तौर पर रख पा रहा है सामने? बिल्कुल, बहुत उचित सवाल। देखिए, जहां तक नैरेटिव का सवाल है, आज की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जब हर इंसान अपने बेडरूम में या अपने ड्राइंग रूम में टीवी देख सकता है, लड़ाई देख सकता है, नैरेटिव का बहुत बड़ा रोल है। मेरे को लगता है आज की तारीख में इजराइल का जो नैरेटिव है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, वो थोड़ा कमजोर है। कारण ये है कि देखिए वो कैजुअलिटीज हो रही हैं, वो सब दिखा रहे हैं, सारे चैनल्स दुनिया में दिखा रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से क्या विनिंग ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स हो रहा है वो नहीं दिखा रहे हैं। ईरान, कल मैं इनके प्रेसिडेंट को सुन रहा था, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को, नेतन्याहू का CNN में इंटरव्यू, उन्होंने बोला हमने 100 से ज्यादा बच्चे इवैक्यूएट कर दिए फील्ड हॉस्पिटल में, वो नहीं दिखाया। उन्होंने यहां तक बोला कि फ्रेंच हॉस्पिटल एक शिप पे बेस्ड है मेडिटेरियन में, वो नहीं दिखाया। तो जब तक वो विनिंग ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं दिखाएंगे, जो भारतीय सेना का इसमें बहुत बड़ा हमारा रोल रहा है कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में, और अमेरिका का भी मैंने देखा अफगानिस्तान में और इराक में, तो कहने का मतलब है विनिंग ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स आज इजरायली सेना को दिखाना पड़ेगा, तभी नैरेटिव क्लियर होगा कि इजरायली सेना का जो इंटेंट है वो है हमास का डिस्ट्रक्शन और फिलिस्तीन की जो सिविलियंस है उनकी रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना। और मुझे तो ये भी लगता है सर कि अगर इनडिस्क्रिमिनेटली ही काम करना होता तो अभी तक इजराइल ने इसको अंजाम पर पहुंचा दिया होता। Absolutely, ये क्या जनरल सिवाच आप भी इस बात को स्टैम्प करते हैं कि अगर उसको ब्लैंकेट तौर पर ही कार्रवाई करनी होती, नागरिकों का ध्यान नहीं रखना होता, तो अभी तक तो काम हो जाता। बहुत अच्छा बोला, और ये सच्चाई है। इजराइल फूक फूक के चल रहा है और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कोई सिविलियन कैजुअलिटी हो, और उसने कोई स्कूल, हॉस्पिटल और मॉस्क पे अटैक नहीं किया जब तक उसने एक प्रकार से पुख्ता इंफॉर्मेशन है। और वो यही नहीं, अगर आप अल शिफा हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, उनको डीजल चाहिए था, 300 लीटर डीजल जो है इजराइल की फोर्स देने को तैयार थी, मगर हमास लेने नहीं दे रहा जो उनकी मेडिकल उसी का हवाला है सर इसमें कि देखिए इजराइल ने अपनी तरफ से फ्यूल की पेशकश भी की। उसने कहा कि उस हॉस्पिटल में जहां पर मरीज मर रहे हैं क्योंकि वहां पर जनरेटर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी तरफ से फ्यूल आपको देंगे। लेकिन वहां देखिए हमास क्या कह रहा है, नहीं हम आपका फ्यूल नहीं चाहिए, ये फ्यूल आपके लिए नहीं है। हमास ये निर्दोष नागरिक जिनका हवाला आप देते हैं उनके लिए है। लेकिन आप देखिए क्या उनके हित चिंतक आप हैं या आप उनको मरने देना चाहते हैं? कौन मरने देना चाहता है उनको जिनका लेना देना नहीं है हमास से? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े चर्चा कर रहे हैं कि अब ये बातें जा किधर रही हैं, इजराइल वर्सेस हमास, असल में ये किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अमेरिका बारूदी मुहाना खुल गया क्या? इजरायली जवान एक तरफ हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को मानवीय मदद करने में भी आईडीएफ पीछे नहीं है, जिसका एक वीडियो भी आईडीएफ ने जारी किया है। आईडीएफ के जवानों ने की गाजा में शिफा हॉस्पिटल की मदद, जान हथेली में रखकर हॉस्पिटल में 300 लीटर फ्यूल पहुंचाया। हमले के बाद अस्पताल में हो गई थी फ्यूल की काफी कमी, अंधेरे में डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करने में हो रही थी दिक्कत।
लेकिन इधर हमास की तरफ से बयान आया कि हमको आपका फ्यूल नहीं चाहिए। ये जो बातें हैं ये क्या दिखाती हैं? एक तरफ देखिए जिस आईडीएफ के बारे में और इजराइल के बारे में ये प्रचारित करने की कोशिश दुनिया भर में की जा रही है खास तबके की तरफ से कि देखिए कितने अमानवीय हैं, लोगों का ख्याल इस लिहाज से भी नहीं करते कि कौन जंग लड़ रहा है और कौन साधारण इंसान है जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रह रहा है। और यहाँ देखिए इस सब के बीच भी जबकि प्रोवोक किया गया है इजराइल को और इजराइल के ऊपर पहला हमला करने के काम आप जानते हैं 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किया गया है। उसके लिए लाजमी हो गया था कि इजराइल कार्रवाई करे, लेकिन उसमें भी उस कार्रवाई के दौरान भी वो ये ध्यान रख रहा है कि जहां भी मानवीय पहलू के लिए वो कुछ कर सकता है करे। लेकिन जब उन जगहों पर आम लोगों के बीच में घुसकर हमास ने अपने ठिकाने बनाए होंगे, जब आतंकवादी उन्हीं लोगों के बीच में घुल मिल कर रह रहे होंगे जो वहां पर साधारण इंसानों के तौर पर रह रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? तो क्या उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो इजराइल की धरती को इजराइल के लोगों के लहू से रंग रहे हैं? जाहिर है इजराइल ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ देखिए इस बात की तारीफ, अभी इस बात की तारीफ और इस बात का क्या कहीं अरब वर्ल्ड में भी इसका कम से कम एक्नॉलेजमेंट दिखता है कि आपने ये किया और हम इसकी तारीफ करते हैं, या हमास के ही शब्दावली में बाकी लोग भी या तो चुप रहते हैं या रिएक्ट करते हैं? ये भी हम आगे देखेंगे। अल शिफा पर इजराइल का दावा क्या है, अब जरा बहुत जल्दी से वो भी देखिए। अल शिफा पर इजरायली दावा यह है कि इजरायली इस अस्पताल के नीचे बंकर बनाया हुआ है और उस बंकर में आतंकी छिपे हुए हैं। अल शिफा से संपर्क टूटा हुआ है, WHO ये कह रहा है। अस्पताल में फंसे हुए हैं 600 मरीज और 3 दिनों से यहां बिजली और फ्यूल की व्यवस्था नहीं है। बिजली नहीं होगी और जनरेटर स्टार्ट करने के लिए फ्यूल नहीं होगा तो जाहिर है मरीजों की, और वो भी क्रिटिकली जो इल वहां पर भर्ती हैं, घायल जो वो वहां पर भर्ती हैं, उनके देखरेख में इलाज में दिक्कत आएगी। लेकिन यहां पर इजराइल की तरफ से जो काम किया गया है पहले वो, और क्या उसका अरब वर्ल्ड में कहीं एक्नॉलेजमेंट दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा तो इसको किस तरीके से लिया जाए? जनरल सिवाच, रिएक्शन प्लीज। देखो, मुझे लगता है दिनेश, सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से इजराइल बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स को पालन कर रहा है और मदद के लिए आगे आ रहा है, और जब बात आती है डीजल की, वो जान के डीजल जो है बाकी जगह दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि डीजल का इस्तेमाल हमास अपने टनल्स में रहने के लिए कर रहा है, मगर अल शिफा हॉस्पिटल में जो डीजल दिया गया हमास ने उसको नहीं पहुंचने दिया। अब ये बात सच्चाई है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड है और काफी देश ऐसे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान वगैरह, वो समझते हैं कि इजराइल जो है उसने एक काउंटर ऑपरेशन किया क्योंकि उसके ऊपर हमास ने एक टेररिस्ट ऑपरेशन किया था, और यही वजह है कि आज वो बोल तो रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, मगर वो ये भी समझ रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने टेररिज्म फैलाने की कोशिश की है और पैलेस्टाइन का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है और उन लोगों को ह्यूमन शील्ड। मगर जो टर्की है, ईरान है, ऐसे जो देश हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है इजराइल, और इजराइल ने लोगों को मारा है, मगर ये कतई सच नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इजराइल का जो इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वारफेयर है उसमें कहीं कमी रह गई है। ये एक प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे वर्ल्ड को। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि टेररिज्म का क्या रूप है, वो लगभग दुनिया के हर कोने ने, और उसकी क्या तपिश और आंच है और उसके क्या रिपरकशन से आने वाले दिनों में हर कोने ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी महसूस किया है। उसके बावजूद ये ह्यूमन राइट्स को लेकर ये जो सेलेक्टिव ओपिनियन बनाया जाना है, ये क्यों है जनरल मिस्टर? जहां तक ह्यूमन राइट्स का सवाल है, और ये सारे इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉज और रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। लॉज और रूल्स होते हैं दोनों पार्टी जब बराबर होती हैं। एक यहाँ पर स्टेट है, एक नॉन स्टेट एक्टर है जो टेररिस्ट है, उसके लिए तो कोई लॉज एंड रूल्स लागू नहीं है। कौन सी लॉ बोलता है कि आप होस्टेजेस ले सकते हो? दूसरा कौन सा लॉ बोलता है कि आप अपने ही सिविलियंस को, लोगों को मरवा सकते हो और ह्यूमन शील्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो? ऐसे में कोई भी सेना हो, चाहे हिंदुस्तान की सेना हो, चाहे इजरायली सेना हो, उनको लड़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो सब इजरायली को लॉ पढ़ा रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट के लिए तो कोई लॉज और कोई रेगुलेशन है ही नहीं, उनके पास सब कुछ कर सकते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं ऐसा क्यों कह रही हैं? WHO जैसी संस्थाएं क्यों अपने कंसर्न को जाहिर कर रही है? ये कंसर्न, आखिर ये कंसर्न अगर है नहीं तो इसको जाहिर ये संस्थाएं क्यों कर रही हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आता हूं। गाजा के अल शिफा अस्पताल में प्रदर्शन, डॉक्टर और नागरिकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। अस्पताल बंद होने पर भड़का लोगों का गुस्सा, इजराइल के खिलाफ डॉक्टर्स ने की नारेबाजी। अब जो इजराइल इस सब के बीच, अब देखिए उसके लिए कितनी मुश्किल है।
उसको इस दौरान ध्यान रखना है कि नागरिक ना मारे जाएं, लेकिन उन्हीं नागरिकों के बीच में हमास के आतंकवादी अपने ठिकाने भी बनाए हुए हैं और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। और उस सब के बीच में आप देखिए इजराइल के ही खिलाफ नारेबाजी और इजराइल को विलेन ठहराने की कोशिशें। ये देखिए, जरा सुनिए इन नारेबाजी को और यहाँ के हंगामे को सुनिए। और फिर उसके बाद कुछ भी कर दिया जाए, कैसा भी कर दिया जाए, साथ में लगा दिए जाए धार्मिक नारे और हर चीज को लेजिटिमाइज कर दिया जाए। हमास की तलाश, टारगेट अस्पताल, जरा देखिए गाजा के अस्पतालों पर इजराइल के हमले और इजरायली टैंकों ने 3 अस्पतालों को घेरा है। अल शिफा, रंतीसी और अल नस्र अस्पताल घेर लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये तीनों अस्पताल घेर लिए गए हैं। अभी अस्पताल क्यों घेरे गए हैं? लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि एक तरफ वहां फ्यूल पहुंचाया जा रहा है तो अस्पताल घेरे क्यों जा रहे हैं? अस्पताल इसलिए घेरे जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं अस्पतालों के नीचे बंकर बनाकर हमास के आतंकवादी यहां से ऑपरेट कर रहे हैं। ये कितना मुश्किल ऑपरेशन है इस लिहाज से इजराइल के लिए, उसके लिए कितनी टफ सिचुएशन है। उसको एक तरफ नागरिकों को बचाने पर ध्यान देना है, साथ में इन आतंकवादियों पर कार्रवाई ना करे तो क्या करे जनरल सिवाज? हाँ बिल्कुल दिनेश, कैच 22 सिचुएशन है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, मॉस्क है, इसके नीचे बहुत बड़ा इन्होंने आर्म्स और अम्यूनिशन का दस्ता भी बना रखा है हमास ने, और वहां से उनके लोग लड़ भी रहे। तो बहुत डिफिकल्ट चॉइस है इजराइल के लिए, वो कैसे इनको टैकल करे। और उसी नहीं, जो जिनके हॉस्पिटल है वहां पर ह्यूमन शील्ड का भी इस्तेमाल करा, जानबूझ के हमास वहां पर डीजल नहीं आने देना कि वो दिखा पाए कि वर्ल्ड को कैसे जेनोसाइड हो रहा है। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से आपका हमास है, वो ना तो सिविलियन को वहां से निकलने दे रहा और ना ही उनको एक प्रकार से कोई चीज आने दे रहा जो इजराइल देना चाहता है और वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन है। ये जो आप दिखा रहे थे कि जो सिविलियन बोल रहे हैं, ये थे सब के सब हमास के कहने पे, हमास उनको गन पॉइंट पे ये करा रहा है। ये सच्चाई है कि ये लड़ाई एक मोड़ इसलिए ले रही है कि जिस प्रकार से हमास ये क्यों ना समझा जाए कि पैलेस्टाइन के लोग भी हमास से खुद को डिस्टेंस नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए भी हमास असल में उनको ये सूट करता है, और अगर सूट करता है और आप ऐसी आग से खेलेंगे तो आपके हाथ जलेंगे। फिर आप फिलिस्तीन और हमास को कैसे डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं? एक और बात, एक और अहम खबर आपके सामने रख दूं। इजराइल हमास से जंग के बीच पलायन भी जारी है, जिसकी तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों का पलायन जारी है। गाजा के उत्तरी इलाके से भाग रहे हैं लोग, लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास के आतंकी रोक रहे हैं लोगों का रास्ता, लोगों को वहां से, क्योंकि अगर ये लोग यहां से चले गए तो हमास जिनको शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिन नागरिकों की दुहाई दे रहा है, जाहिर वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा बड़ा करके दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में ये पलायन हो रहा है। ये टेक्स्ट हटाइए, इन तस्वीरों को बड़ा कीजिए और दिखाइए जरा, ये पलायन दिखाइए। और इस पर मैं जनरल मिस्टन का कमेंट लेना चाहता हूं। जनरल मिस्टन, ये लोग अगर सचमुच चले गए यहां से, हमास के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी और इजरायली सेना जब घुस रही थी तो उससे पहले लीफलेट्स और काफी वहां पर बताया गया था सिविलियंस को विकेट करने के लिए, साउथ गाजा में जाने के लिए। वो नहीं जा पा रहे थे। ये हमास ने ब्लॉकेज लगा रखे थे, उनको गन पॉइंट पर डरा के रखा हुआ था। लेकिन आज वही सिविलियंस तकरीबन 50,000 से ज्यादा 3-4 दिन में साउथ में जा रहे हैं। क्यों? अगर इजरायली सेना चाहती तो इनको खत्म कर देती, वो इनका मुद्दा है ही नहीं। वो चाहते हैं कि ये सिविलियंस निकले, और साफ जाहिर है कि इजरायली सेना की अभी प्रोटेक्शन जब हो गई है, ये सिविलियंस निकल रहे हैं। इसी प्रकार हॉस्पिटल में, मतलब ये समझा जाए सर कि अस्पताल में उनके पास कोई चारा नहीं है, उनको इलाज कराने के लिए वहां पर रहना है, इसलिए हमास उनको भी एक तरीके से गन पॉइंट पे लेकर अगर ये कहता होगा प्रदर्शन करो, तो वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते होंगे। लेकिन जिनके हाथ में ये है, जिनके हाथ में थोड़ी भी आजादी है कि वो निकलकर जा सकते हैं, वो निकलकर जाना चाहते हैं। हमास को वो अपना मुहाफिज नहीं समझते। बिल्कुल, और वो निकल रहे हैं। आपने देखा कितने नंबर्स में, लार्ज नंबर्स में, तकरीबन 50-60,000 निकल चुके हैं। तो इस पे कोई रोक टोक नहीं है इनके पास। और हमास के खिलाफ एक सुरक्षित रूट तैयार किया जा रहा है। जरा वो भी देखिए, हमास के खिलाफ इजराइल की बड़ी प्लानिंग, जवानों के लिए सुरक्षित रूट तैयार किया जा रहा है। आईडीएफ की स्पेशल फोर्स यूनिट ने जारी किया वीडियो। माइन फील्ड क्लियर करने का काम जारी, माइन फील्ड क्लियर किया जाए ताकि जवानों के लिए सुरक्षित रास्ता बने, क्योंकि अगर ये माइन फील्ड वहां बिछी रहेंगी तो जवान
पहुंचेंगे और वो उड़ जाएंगे। इसलिए उनके लिए पहले यहां से माइनफील्ड हटाई जाए और उसके बाद उनके लिए क्लियर पैसेज बनाया जाए ताकि वो कार्रवाई को आगे जाकर अंजाम दे सकें। जनरल सिबाज, यहां न जाने कितनी तरह की चुनौतियां हैं आईडीएफ के सामने, लेकिन आईडीएफ की इस लिहाज से तारीफ करनी पड़ेगी, इन तमाम चुनौतियों के बीच में भी वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये है कि इजराइल ने जो करके दिखाया, उसकी इजराइल डिफेंस फोर्स ने, ये किसी ने नहीं सोचा था। शायद ये सोचा था कि जब वो फेज 2 में ग्राउंड ऑपरेशन में जाएगा पैलेस्टाइन में, तो उनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होंगी और वो एक प्रकार से नहीं कर पाएगा हमास को बर्बाद, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करेगा हमास। ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस को, बहुत ही प्रोफेशनल मैनर से वो गए हैं और किस प्रकार से उन्होंने मिनिमम कोलैटरल डैमेज किया है, वो भी मजबूरी में, क्योंकि हमास इनको ह्यूमन शील्ड कर रहा है, उनको जाने नहीं दे रहा। और सच्चाई ये है कि अपनी कैजुअलिटी उसने मिनिमम रखी है इजराइल ने, और जिस प्रकार से उसने अभी 70 से 80%, मैं तो सीधी सी बात कहना चाहता हूं सर, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कोलैटरल डैमेज की बात इस समय जरूर हो रही है, लेकिन कहां पर आईडीएफ ने जाकर संगीत के किसी फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोगों पर हमला कर दिया हो हम गाजा के अंदर, ये बताया जाना चाहिए दुनिया को, क्योंकि इजराइल में तो वो लोग नाच गा रहे थे जिनके ऊपर जाकर इन्होंने हमला कर दिया था और वो पूरी दुनिया ने देखा था। एक अहम खबर दिखा दूं, उसके बाद आप लोगों के पास बातचीत में लौटता हूं। इजराइल ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर काउंटर अटैक और तेज कर दिया है। आईडीएफ ने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जबरदस्त शेलिंग की है। हिजबुल्लाह को टारगेट करके आईडीएफ की जोरदार बमबारी सीमा पर यारून इलाके में। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। शेलिंग की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई, और ये आवाज मैं आपको भी सुनाता हूं। बमबारी के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। जरा ये टेक्स्ट हटाइए, विजुअल को पूरी स्क्रीन पर लाइए और ये आवाजें सुनाइए प्लीज। दूर से दिखता हुआ धुआं और वहां लगातार हो रही शेलिंग। एक तरफ उधर हुती विद्रोही, इधर दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह, और उधर हमास में कॉमन लोगों के बीच में से गाजा में कॉमन लोगों के बीच में से हमास के आतंकवादियों को छांटना, उनको न्यूट्रलाइज करना, और इस बीच लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन जो भी मदद की जा सकती है वो भी करना। ये तमाम चुनौतियां इजराइल के सामने, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में, ये बात एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि नैरेटिव की लड़ाई में लगता है इजराइल कहीं कमजोर पड़ रहा है। लेबनान की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है। उत्तरी इजराइल के मनारा इलाके में हमला हो रहा है। हिजबुल्लाह के हमले में 7 सैनिक जख्मी हुए हैं। अटैक में 10 नागरिक घायल हुए हैं। तो ये दूसरी तरफ से भी देख लिए कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा है। हमने आपको ये बताया कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शेलिंग की जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह क्या कर रहा है। 7 सैनिकों के बारे में मैंने आपको बताया जख्मी हुए हैं इजराइल के हिजबुल्लाह के हमले में, और इधर अटैक में 10 नागरिक जख्मी हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। 1 घंटे के भीतर हिजबुल्लाह ने 15 रॉकेट दागे। इजराइल के डिफेंस सिस्टम से 4 रॉकेट तबाह हुए हैं और बाकी रॉकेट खुले इलाके में गिरे हैं। इजराइल ने यह भी बताया है, हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ अटैक के बाद इजराइल ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। तो ये जनरल मेस्टन मैं आपको भी बुलाना चाहूंगा। आइए जरा मुझको ये हालात समझने में, आप इस तरफ आ जाएं प्लीज, और ये मुझको समझने में मदद करें। ये जरा मैं आपको यहां तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए यहां पर इजराइल के नक्शे को आप भली भांति आप समझने लगे होंगे। गाजा पट्टी वाला इलाका आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। और अब देखिए कि वो कौन सी 2 जगहें हैं जहां पर खास तौर से इजराइल की तरफ से इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। मयादीन और अल्बू कमाल, ये इलाके जहां से लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की धरती के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये अल्बू कमाल और मयादीन के पास अमेरिकी स्ट्राइक, ये वाली स्पेलिंग, ये इसको ध्यान मत रखिएगा, असल में सही स्पेलिंग ये है अल्बू कमाल, और ईरान समर्थित गुटों पर अटैक किया जा रहा है। अब जनरल मेस्टन ये देखिए, यहां पर से तो चुनौती है ही। इस तरफ आ जाइए, इधर करीब आ जाइए। इधर से चुनौती, सीरिया की तरफ से चुनौती। इस समय इजराइल के लिए कितनी मुश्किल सिचुएशन है? देखिए, इजराइल के पास ये मुश्किलात सिचुएशन है, क्योंकि पहली बात तो हमें समझना चाहिए वो हर दुश्मन देश से घिरा हुआ है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है, जब से ये 1948 में इसका गठन हुआ था इजराइल का, आज की तारीख में गाजा से, वेस्ट बैंक से, इधर हिजबुल्लाह से और सीरिया से, और जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान में बेस्ड है, ये प्रॉब्लम तो है। लेकिन इजरायली सेना के पास पूरी कैपेबिलिटीज है, काबिलियत है इसको फेस करने की। तो जनरल मेस्टन ये कह रहे हैं कि पहली बार नहीं, और उसको मालूम है कि वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसकी तैयारियां पूरी हैं आगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये क्लैशेस क्या और बड़ा रूप ले सकते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।